जब हम भारत के बिजनेस की दुनिया की बात करते हैं ना, तो एक नाम वो सबसे ऊपर आता है। एक ऐसा इंसान जिसे वहां मौके दिखे जहां बाकी लोगों को बस बंद रास्ते नजर आ रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। उन्होंने एक बार कहा था, व्यापार मेरे खून में है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी हकीकत थी। यही वो आग, वो जुनून था जो गुजरात के एक छोटे से गांव के लड़के को इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का बादशाह बना गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक स्कूल टीचर का बेटा, 60 अरब डॉलर का एम्पायर, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है। ये कहानी है बड़े बड़े रिस्क लेने की, एक ऐसी भूख की जो कभी खत्म नहीं होती, और बिजनेस की एक ऐसी समझ की जो शायद ही किसी और में देखने को मिले। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जगह थी गुजरात का चोरवाड़, एक मामूली से स्कूल टीचर का घर, जहां धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। परिवार के पास साधन बहुत लिमिटेड थे, और शायद इसी वजह से उन्होंने कम में ज्यादा काम चलाना और हर चीज का जुगाड़ करना सीख लिया था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बिजनेस का कीड़ा तो उनमें बचपन से ही था। सोचिए, जब बाकी बच्चे वीकेंड पर खेल कूद में लगे होते थे, नन्हे धीरूभाई गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थयात्रियों को भजिए बेच रहे थे। ये उनका पहला बिजनेस वेंचर था। और यहीं इसी छोटी सी दुकान पर उन्होंने मोल भाव करने और ग्राहक को भगवान समझने का पहला पाठ सीखा। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में बेहतर भविष्य की तलाश उन्हें खींच ले गई यमन के आदन शहर। वहां बेस एंड कंपनी नाम की एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली। अब सुनने में तो ये एक छोटी सी नौकरी लगती है ना? पर असल में ये उनका असली MBA था, उनका वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल। देखिए, अदन उस जमाने में ग्लोबल कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हब था, एक तरह से दुनिया का बाजार। और वहां धीरूभाई ने वो सब सीखा जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। उन्होंने समझा कि दुनिया भर में व्यापार चलता कैसे है, डिमांड और सप्लाई का असली खेल क्या होता है, और सबसे जरूरी चीज, उन्होंने सीखा कि नापा तुला जोखिम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है। यही वो एक स्किल थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो अदन में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1958 में धीरूभाई वापस इंडिया लौटे। लेकिन अब वो पहले वाले धीरूभाई नहीं थे। इस बार उनकी आंखों में एक सपना था और जेब में उस सपने को हकीकत में बदलने की पहली किश्त। कितनी थी वो जमा पूंजी? 50,000 रुपए। अब सोचिए, उस जमाने में 50,000 रुपए एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन जिस विशाल साम्राज्य की वो नींव रखने वाले थे, उसके लिए तो ये बस एक शुरुआत थी, एक छोटा सा बीज। यहीं से, इसी रकम से रिलायंस की महान कहानी का पहला चैप्टर लिखा गया। शुरुआत में उन्होंने अकेले काम नहीं किया, अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप की। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, दोनों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क था। दमानी साहब थे कॉशियस, वो सेफ गेम खेलना चाहते थे, और धीरूभाई, उनकी आंखों में तो बस एक ही चीज थी, स्केल, विस्तार, बहुत बड़ा बनना। जाहिर है ये पार्टनरशिप ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन इस अलगाव ने धीरूभाई के इरादों को और भी पक्का कर दिया। अब आता है उनका मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर है बहुत सिंपल। मतलब आप कपड़े बेचने से शुरू करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अरे कपड़ा भी क्यों ना खुद ही बना लिया जाए, तो आप कपड़ा बनाने की फैक्ट्री डाल देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि कपड़े का कच्चा माल यानी पॉलिएस्टर, वो भी क्यों ना खुद ही बना लें, और आप उसकी भी फैक्ट्री डाल देते हैं। मतलब A से लेकर Z तक सब कुछ अपने कंट्रोल में। इससे हुआ क्या? क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल और कॉस्ट पर भी पूरा कंट्रोल। तो इस स्ट्रैटेजी के दम पर रिलायंस तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन धीरूभाई के सपने तो कंपनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज थे। और बड़े सपनों के लिए चाहिए होता है बड़ा पैसा। और यहीं से शुरू होता है उनकी कहानी का वो हिस्सा जिसने इंडियन फाइनेंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पर सवाल वही था, इतना पैसा आएगा कहाँ से? बैंक कितना लोन देंगे? इसका जवाब धीरूभाई ने एक ऐसे तरीके से दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा कदम जिसने भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की शक्ल ही बदल कर रख दी। साल था 1977। धीरूभाई ने एक दांव खेला। उन्होंने रिलायंस को पब्लिक कर दिया। मतलब उन्होंने आम आदमी से कहा, आइए मेरी कंपनी के हिस्सेदार बनिए।
अब ये समझना जरूरी है कि उस समय तक शेयर मार्केट ना कुछ गिने चुने अमीरों का ही खेल माना जाता था। धीरूभाई ने इस खेल के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। यहीं से इंडिया में इक्विटी कल्चर का जन्म हुआ। पहली बार आम लोगों ने सीखा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर देश की तरक्की में हिस्सेदार बना जा सकता है। और लोगों ने उन पर जो भरोसा दिखाया वो तो देखने लायक था। आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। मतलब जितनी हिस्सेदारी वो बेच रहे थे उससे 7 गुना ज्यादा लोगों ने खरीदने के लिए अर्जी दे दी। ये सिर्फ रिलायंस की कामयाबी नहीं थी, ये एक नए भारत की तस्वीर थी। एक ऐसा भारत जहां आम आदमी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बन रहा था। इस बात की गहराई को समझिए। धीरूभाई ने सिर्फ अपनी कंपनी के लिए पैसा नहीं जुटाया, नहीं, उन्होंने निवेशकों की, शेयर होल्डर्स की एक पूरी आर्मी खड़ी कर दी। उन्होंने लाखों भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि वो सिर्फ ग्राहक नहीं है, वो देश की इस ग्रोथ स्टोरी के मालिक भी बन सकते हैं। और फिर इस पैसे का क्या हुआ? खैर, इस पैसे से रिलायंस ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जैसे कोई रॉकेट हो। कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स में कदम रखा। और फिर बना वो शाकार, गुजरात की जामनगर रिफाइनरी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये धीरूभाई के विजन का, उनकी सोच का एक जीता जागता स्मारक है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी कहानी हो और उसमें कोई विवाद ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। धीरूभाई के सफर में भी विवादों का साया रहा। उन पर मार्केट को मैनिपुलेट करने के, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाने के भी आरोप लगे। उनके जो अग्रेसिव तरीके थे, उनकी अक्सर आलोचना भी होती थी। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये भी सच है कि मुश्किलों से लड़कर बाहर निकलने की जो उनकी काबिलियत थी, वो कमाल की थी। उनके सामने चाहे सरकारी पॉलिसी की दीवार हो या कोई बड़ा कॉम्पिटिटर, धीरूभाई हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। तो जब 2002 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब तक रिलायंस एक $60 बिलियन का विशाल साम्राज्य बन चुका था। हजारों लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा था। और जरा ये आंकड़ा देखिए, एक अकेली कंपनी देश की सरकार के टोटल रेवेन्यू में लगभग 5% का हिस्सा दे रही थी। ये था धीरूभाई के एम्पायर का स्केल, उनका असली इम्पैक्ट। तो आखिर हम धीरूभाई की इस इनक्रेडिबल जर्नी से क्या सीख सकते हैं? पहला, विजन, वो देखो जो कोई और नहीं देख पा रहा। दूसरा, कंट्रोल, अपनी पूरी सप्लाई चेन को काबू में रखो। तीसरा, रेजिलियंस, मुश्किलों में हार मत मानो। और चौथा, शेयरिंग, अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ बांटो। ये वो सबक हैं जो आज भी हर एंटरप्रेन्योर के लिए उतने ही जरूरी हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी ये महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का एक ब्लूप्रिंट है। ये हमें सिखाती है कि सपने देखो, बड़े देखो, फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क लेने से मत डरो, और सबसे जरूरी, बस काम पर लग जाओ। उन्होंने इंडियन बिजनेस का एक सुनहरा चैप्टर लिखा। अब सवाल ये है कि अगला चैप्टर कौन लिखेगा?